पाठ 8 मॉस्को की कीव तक यात्रा कथा। यह यात्रा लगातार 24 से 25 घंटों की थी। ट्रेन के साथ खाने की बोगी नहीं थी। मेरे मित्र बोरिस टोकरी भरकर भोजन लाए थे। उनका ध्यान चारों ओर रहता था। कौन मांसाहारी है और कौन शाकाहारी, किसको फल चाहिए और किसे पनीर पसंद है, ये सब बातें उन्हें मालूम थी। ट्रेन का कंडक्टर भी बीच बीच में आवश्यकता अनुसार नींबू, गर्म चाय या कॉफी दे जाया करता था। मॉस्को से ट्रेन चलने के बाद से ही मैं देख रहा था कि दोनों ओर की जमीन समतल है। बचपन में रेलगाड़ी द्वारा पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश में जो दृश्य देखे थे वे आंखों के सामने उभर उठे। तब वे दृश्य हमें कितनी ही विचित्र विचित्र भावनाओं से भर देते थे। कितने ही परिचित अपरिचित पक्षी बंगाल के इन वनों में देखे जा सकते थे। फिर तो वन धीरे धीरे नष्ट होने लगे। बड़ा होकर जब भी उस रास्ते से गुजरता हूँ, बार बार मन में यही बात आती है कि इस प्रकार वन भूमि को नष्ट करके हमने क्या पाया। पिछले सालों में संथाल परगना, गया, हाजिरबाग के अंचलों में जंगलों की बहुत हानि हुई। वसुंधरा भी इसका प्रतिशोध ले रही है, शुष्क और निष्ठुर होकर। वन संपत्ति को हमने थोड़े ही धन के लोभ में हर साल काट काट कर समाप्त कर दिया है। अब जब विपत्ति ने दरवाजे पर दस्तक दी है, तब हम थोड़े बहुत पेड़ लगा रहे हैं। इस तरह क्या समस्या का समाधान हो सकेगा? रूस, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी में ट्रेन से यात्रा करते समय इतने सुनियोजित वनों का क्षेत्र देखकर ऐसी बातें मन में उठ रही थी। ट्रेन चलती गई। चाल इसकी धीमी है। बीच बीच में स्टेशन आते हैं। ट्रेन रुकती है। लोगों का चढ़ना उतरना देखता हूँ। स्टेशन पर कॉफी, बिस्कुट, सैंडविच और सिगरेट की दुकानें हैं। न तो फेरी वाले हैं और न ही चाय, गर्म पानी, बीड़ी, सिगरेट की सुरीली आवाज। यात्री अपना थोड़ा सा सामान खुद ही उठाते हैं, इसलिए कुलियों का जमघट भी नहीं है। यहाँ गाड़ी में 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक तो स्लीपिंग कार, जिसमें गद्देदार बेंचें होती हैं, रात में कंबल और एक चादर दी जाती है। पूरी कार में एक कंडक्टर होता है जो बीच बीच में चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाकर देता है। साधारण श्रेणी में हमारे देश की तरह ही गद्दे रहित काठ की बेंचें होती हैं। रेलवे लाइन के दोनों ओर मैदान, वन, ग्राम फैले थे। गांवों में लकड़ी के छोटे छोटे घर, चारों ओर फल सब्जियों के बाग होते हैं। घरों के पास गाय, घोड़े, मुर्गी आदि घूम रहे थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे और गाउन पहने स्वस्थ रूसी युवतियां घर के कामकाज करती दिखाई दे रही थी। ट्रेन को देखकर वे भी हमारे देश की तरह रुककर खड़ी हो जाती। बहुत विस्तृत देश है रूस। इस देश में घूमना फिरना धरती के सानिध्य में रहकर ही किया जाए, तभी उसके ग्राम्य जीवन, कृषि, वन संपदा और जनसाधारण को देखा जा सकता है। किंतु अभी तो ट्रेन की खिड़की से ही देखकर संतोष करना पड़ा। पुराने दिनों के रूसी साहित्य में हमने इस देश का विवरण पढ़ा है। इससे पता लगता है कि वहां पर भी जनता की दुर्दशा हमारे देश से कम न थी। रूस को 2 महायुद्धों का सामना करना पड़ा, फिर भी अपनी पिछली दुर्दशा और महायुद्धों से हुए विनाश को धो पोंछकर बिल्कुल साफ कर दिया है। नदी के किनारे पहाड़ को छूती हुई रेलवे लाइन दूर तक जाती है। नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल है। उस पर रेल और मोटर के गुजरने की व्यवस्था है। ट्रेन से नदी के बीच नहाते लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। गर्मी की इस दोपहरी में हजारों लोग जल में तैर रहे हैं। कुछ लोग छोटी छोटी नावों में मछली पकड़ने का कांटा लिए बैठे हैं। मोटर बोट तेजी से दौड़ रही है। नदी के किनारे से कीव स्टेशन लगभग 1.5 मील दूर है। शहर के मकान आदि पुल से ही नजर आने लगते हैं। स्टेशन पहुंचने पर देखा कि बोरिस के बहुत से रिश्तेदार हमारा स्वागत करने के लिए उपस्थित हैं। हम घर पहुंचे। रात को बैठक जमी। बोरिस की भांजी ने गीत सुनाया। अत्यंत मधुर कंठ, मोहक सौंदर्य और देश के लोक संगीत की मिठास। यूरोपीय संगीत से हमारे संगीत का जो भेद है, उस समय वह कतई मालूम नहीं हो रहा था। समानता ही अधिक प्रतीत हो रही थी। अनुरोध करने पर उसने एक गीत और सुनाया। धीरे धीरे
हम लोग भी ताली देने लगे। समा बंध गया